चंबल का वो डाकू जिसे भगवान मानते हैं लोग, वो डकैत जिसने पत्नी के कहने पर बिछा दी लाशें, डाकू मान सिंह जो बेटों की मौत का बदला लेने के लिए बन गया बागी, वो डकैत जिसका मंदिर बनाकर पूजते हैं लोग। वो साल था 1928 जब 30-32 साल के एक युवक ने अपने ही गांव में कत्लेआम किया। और अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं चंबलों का रुख किया। तब शायद ही कोई जानता था कि बीहड़ से एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजेगी और गांव से भागा एक सीधा साधा इंसान डाकू मान सिंह बन जाएगा। यूं तो मान सिंह की कहानी में खौफ भी है और दरिया दिली भी। उसे बागी कह लें या फिर डकैत, लेकिन मान सिंह की जिंदगी से इतने दिलचस्प किस्से जुड़े हैं जिनके जर्द पन्नों को आज भी बीहड़ बार बार पलटता है। चीते जैसी आंख, बेहद शातिर और चालाक दिमाग, दूर तक की सोच और चंबल के चप्पे चप्पे से वाकिफ। ये कहानी है उस डाकू की जिसकी आजादी के 8 साल पहले से लेकर आजादी के 8 साल बाद तक चंबल में तूती बोलती रही। मध्य प्रदेश पुलिस की डायरी कहती है कि चंबल के बीहड़ में मान सिंह से पहले इतना खूंखार डकैत कभी पैदा ही नहीं हुआ। उसकी एक एक सांस छीन लेने पर आमादा पुलिस ने मान सिंह गिरोह से 90 बार एनकाउंटर किया। लेकिन एक हकीकत आज भी बीहड़ में दर्ज है कि मान सिंह जैसा ढीठ कोई डाकू ही नहीं हुआ, तो उसकी तरह बातों का जादूगर भी कोई पैदा नहीं हुआ। वो डाकू होकर भी गरीबों के बीच मसीहा बन बैठा, और जब वो नेताओं की तरह भाषण देता तो 3-4 लाख की भीड़ का इकट्ठा होना मामूली बात थी। गांव से निकले मान सिंह ने पूरे चंबल में पैठ बनाई, एक एक गरीब के दिल में जगह बनाई। वो दिलदार कहा जाने लगा, वो बागी कहा जाने लगा, वो चंबल का राजा कहा जाने लगा, जिस राजा का एक दिन मौत से आमना सामना हुआ। जब मौत आई तो चीखती चिल्लाती और ललकारती हुई आई। लेकिन उसकी सदा की खामोशी ने भी सरकारों और सिस्टम पर कई गंभीर सवाल उठाए। उस समाज पर सवाल उठाए जो जीने नहीं देता, उस सिस्टम पर सवाल उठाए जो मरने नहीं देता, उन सरकारों पर सवाल उठाए जिस पर बेबसों की फरियादी का फर्क नहीं पड़ता। अगर सन 55 के डाकू मान सिंह की पहचान का किसी को अंदेशा होता तो शायद मौत की तरह उसके जन्म की तारीख भी मुल्क ने सहेज कर रखी होती। चंबल के इस गांव में डाकू मान सिंह की कहानी बच्चे बच्चे की जुबान पर मिलती है, लेकिन जन्म की तारीख नहीं। ये चंबल का खेड़ा राठौर गांव है जो आज के आगरा जिले में पड़ता है, और जिस जिले को आज भी मोहब्बत की निशानी ताजमहल रोशन करता है। उसी जिले के खेड़ा राठौर गांव में साल 1896 में जन्मा था मान सिंह। गांव के बाहर खड़ी कीकर और बबूल आपको बुलावा दे सकती है कि इस घने बीहड़ में शायद ही कोई गांव हो, लेकिन आप इस सड़क का रास्ता पकड़िए और सीधे चलते जाइए, आपको सीधा दिख जाएगा खेड़ा राठौर का वो घर जो कभी मान सिंह की गड़ी कहा जाता था। कहते हैं कि चंबल के बीहड़ में बसने वाली आवाम की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा सवाल रहा स्वाभिमान। परिवार की इज्जत के लिए खून बहाने की बीहड़ में परंपरा चलती रही। हालत यह है कि परिवार की इज्जत के लिए खून बहाना चंबल ने कभी भी बुरा नहीं माना, और कुछ ऐसा ही हुआ मान सिंह के साथ। पुलिस रिकॉर्ड कहती है कि गांव में फैले नफरत के जहर ने एक आम इंसान को डाकू बना दिया, एक किसान को कातिल बना दिया, बीहड़ का बाशिंदा बना दिया। एक राजपूत परिवार के किसान मान सिंह के भाई को गांव के दबंग ब्राह्मणों ने इस कदर परेशान किया कि मामला
आन बान शान तक आ पहुंचा और वो साल था 1928। मान सिंह के पिता बिहारी सिंह अगर अमीर नहीं थे तो गरीब भी नहीं, लेकिन गांव के पंडित तलवी राम के परिवार से अदावत आगे बढ़ गए, जिसकी शुरुआत हुई एक झूठे मुकदमे में मान सिंह का नाम लिखाने से। हालांकि इस केस में मान सिंह बरी हो गया, लेकिन तलवी राम चुप नहीं बैठा। एक दिन दोनों परिवार एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए। जब पूरा देश अंग्रेजों से आजाद होने के लिए कुलबुला रहा था, तभी आगरा के एक गांव में एक किसान बदला लेने के लिए छटपटा रहा था। वो 30 जुलाई 1928 का दिन था, जो मान सिंह के बदले का दिन था, या यूं कहें कि गांव की गलियों से चंबल के पीहड़ों का रास्ता तय करने की बुनियाद इसी दिन पड़ी। उस तपती गर्मी में दोपहर बाद का वक्त था जब मान सिंह ने गांव में आतंक मचा दिया। गांव में तलवारें, लाठी, भाले और बंदूकें चली। मकानों और खलिहानों में आग लगा दी गई। गांव की गलियों में खून बह निकला। औरतें, बच्चों की चीख पुकार से पूरा गांव थर्रा उठा। उसका ऐसा हुआ, एक परिवार था भदौरियों का, तो उनका नाम था बुद्ध सिंह। तो उनसे ये कहा कि भैया तुम जो है अभी झगड़ा चल रहा है, उधर मत जाना पानी आनी भरने के लिए। वो ब्राह्मणों की कुएं से पानी लेते थे, तो वो चले गए और बल्लम वगैरह ले गए भाला साथ में, और एक बढ़ई था, उसके बर्तन फेंक दिए उन्होंने, और उन्होंने बल्लम गाड़ के और पानी भरने लगे। तो उस बढ़ई ने ही उन्हीं की बल्लम लेकर के पंडितों के सह से उसको जो है वो बल्लम उसको मार दी, मर गया वो वहीं पे। तो वहाँ के उनके बच्चे वगैरह घर आ गए, बाबा से कही कि ऐसे ऐसे जो है वो मार दिए। तो यहाँ से भी सब सच के गए। लाठी चली माँ काफ़ी। तो हमारे एक नौकर रहता था, वो वहाँ से बंदूक लेकर के, टोपीदार थी बंदूकें उस टाइम में, बंदूक लेकर के आया और उसने गोली चला दी। तो उसमें 2 आदमी मारे गए, एक बनिया मारा गया, एक जो है ब्राह्मण मारा गया उसमें। तो जब वो मर गए तो वो फरार हो गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन ब्राह्मण परिवार के 2 लोगों की हत्या हुई, और उसके बाद का अंजाम सोचकर मान सिंह का पूरा परिवार चंबल के पीहड़ों में गुम हो गया। लेकिन ये तो खून खराबे के अंतहीन सिलसिले की शुरुआत थी। जिसका गांव पर राज था, उसे भी कांपना था। जिसका जंगल में राज था, उसे भी दहशत में जीना था। चंबल की हवा और भी जहरीली होनी थी, और भी घातक होनी थी। क्या वाकई चंबल के इन पीहड़ों की ओर जिसने दौड़ लगाई वो वापस नहीं लौटा? क्या वाकई पीहड़ की इन रपटीली राहों ने जिन्हें अपनी ओर बुलाया, उन्हें जाने नहीं दिया, या फिर जिंदगी के एक मोड़ ने जिंदगी ही भटका दी? इन सवालों का जवाब भी डाकू मान सिंह की जिंदगी में तलाशने की कई बार कोशिश की गई। आगरा के खेड़ा राठौड़ गांव में खून खराबे के बाद मान सिंह ने चंबल की जो दौड़ लगाई, वो पीहड़ों का अंतहीन सफर बन गया। इसके बाद ना तो मान सिंह ने चंबल को छोड़ा, और ना ही चंबल ने मान सिंह को। गांव के खूनी खेल ने एक परिवार को ही पीहड़ में खींच लिया, बागी बना डाला, या यूं कहें कि डाकू बना डाला। वो साल था 1928 और तारीख थी 30 जनवरी, जब चिलचिलाती धूप में ब्राह्मण परिवार के 2 लोगों की हत्या के बाद और कईयों को घायल करने के बाद मान सिंह का पूरा परिवार चंबल की ओर भाग निकला। इस दौड़ में मान सिंह के पीछे भाग रहे थे उसके भाई, उसके भतीजे और उसका बड़ा बेटा। अच्छा, इस पूरे घर में फिर उसके बाद आप लोग कब तक यहाँ रहे? मतलब उनके बाद चूंकि परिवार भी फिर उसके साथ फिर जाना पड़ा। हाँ, उसके बाद ये हुआ कि जब जो फरार हो गए, उसके बाद गांव हमारा छूट गया। तो हम अपने ममाने में, कोई ससुराल में, कोई कहीं कहीं रहे, अलग अलग जगह पर दुबक के रहे पुलिस से, क्योंकि पुलिस पकड़ लेती थी। अब वहाँ तब बच्चे थे, तब तो उस समय हम 54 में हमारे चाचा तहसीलदार सिंह पकड़े गए, भादों में, अगस्त में। उसके बाद 55 में अगस्त में ही हमारे पिताजी सूबेदार सिंह और हमारे बाबा मान सिंह, वो दोनों जने वहाँ अकाउंट में
ख़त्म हुए, उनको जहर दे दिया गया था। तो वहाँ जो है फिर मतलब हमारे घर का कोई सदस्य नहीं रहा। कहा जाता है कि मानसिंह की चंबल की ये दौड़ आत्मरक्षा की दौड़ थी, जिसमें खून के खूनी अंजाम का खौफ था। लेकिन मानसिंह कानून के शिकंजे से बच नहीं सका। बीहड़ में भटकने के बाद मानसिंह ने एक बार फिर गांव का रास्ता पकड़ा, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया और तब की अंग्रेजों की अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। मानसिंह सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन इस दौरान पुलिस ने उसके 2 फरार बेटों जसवंत सिंह और धनमान सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। मानसिंह के लिए यह घटना वज्रपात से कम नहीं थी, लेकिन वो सलाखों के पीछे बदला लेने के लिए एक एक दिन गिन रहा था। आखिर मार्च 1939 में वो दिन आ ही गया जब आगरा सेंट्रल जेल से रिहा होकर मानसिंह अपने गांव वापस लौटा। कदम थके हुए थे और बाल सफेद। तब तक मानसिंह 43 साल का हो चला था। 2 बेटों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की तड़प मानसिंह को एक बार फिर बदला लेने के लिए बुला रहे थे। उसे इसके पीछे अपने दुश्मन तल्फीराम का हाथ होने की पूरी खबर थी। लेकिन बताते हैं कि 2 बेटों की मौत के बावजूद मानसिंह खून खराबे का रास्ता छोड़ना चाहता था, शांति से रहना चाहता था। मानसिंह के करीब से जानने वाले बताते हैं कि जब मानसिंह जेल से घर वापस लौटा तो 11 साल बाद पति का चेहरा देखकर पत्नी रुक्मिणी देवी फपक कर रो पड़ी और इस माहौल में मानसिंह की आंखों से भी आंसू बह निकले। लेकिन ये मानसिंह के परिवार के लिए फैसले की घड़ी थी। 2 बेटों की याद में फपक रही रुक्मिणी को जब मानसिंह ने बाकी बचे 2 बेटों से संतोष कर लेने को कहा तो एक मां घायल शेरनी की तरह गरज उठे। रुक्मिणी ने अपने पति से 2 टूक कहा, तुम्हें कसम है तुम अपने बेटों की मौत का बदला लोगे या फिर जिंदगी भर के लिए चूड़ियां पहन लोगे। इस पर मानसिंह ने कहा, तुम ठाकुरों की कसम जानती हो, एक बार जंगल में गया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। फिर मानसिंह ने अपने बेटों तहसीलदार सिंह और सूबेदार सिंह की ओर देखकर कहा, चलो अब होगा खून का इंसाफ। इस फैसले के साथ मानसिंह जब घर से निकला तो उसकी जिंदगी का मकसद तय हो चुका था। एक बागी की किस्मत में बगावत लिखी जा चुकी थी। चंबल में एक डाकू का कोहराम मचाना तय हो चुका था। अब चंबल में हत्या, डकैती, लूट, अपहरण और आगजनी का एक ऐसा सिलसिला शुरू होना था जिसका खात्मा मानसिंह की जिंदगी के साथ ही होना था। तब चंबल की धरती तप रही थी, जंगल जल रहा था। जुलाई में पूरे बीहड़ को ज्यादा से ज्यादा बारिश का इंतजार था और ऐसे ही मौसम में मानसिंह ने पहली बार बीहड़ में कदम रखा था। गांव में खून खराबे के बाद सलाखों से लौटे मानसिंह ने दूसरी बार बीहड़ का रुख किया। 11 साल के फासले के बाद 40 के करीब पहुंच रही उम्र के साथ महीना था मार्च का, जब पूरा देश फागुन की हवा से अलसाया रहता है, रंगों की होली मनाता है, फागुन के गीत गाता है। जब पूरा गांव रंगों की होली खेलने की तैयारी में था, मानसिंह खून की होली खेलने के लिए बीहड़ का रुख कर रहा था। या यूं कहें कि सिर्फ मानसिंह ही नहीं, उसका पूरा परिवार चंबल की ओर चल रहा था। मानसिंह ने 17 लोगों के साथ मिलकर डाकुओं का गैंग बनाया और गैंग की कामयाबी पुख्ता करने के लिए सबसे ज्यादा सगे संबंधियों को जगह दी। उसके गैंग में भाई भी शामिल हुए तो भतीजे भी, बेटा शामिल हुआ तो दोस्त भी। इन्हीं में से एक था रूप सिंह राठौड़ उर्फ रूपा सिंह। जेल के दिनों में रूपा का पिता मानसिंह का दोस्त बना और चंबल में उसका बेटा गैंग का सबसे खास और मानसिंह का दाहिना हाथ बन बैठा। गैंग बनाने के बाद मानसिंह ने सबसे पहले अपने दुश्मन तल्फीराम की तलाश की। एक एक कर दुश्मनों का सफाया करना शुरू किया और 1941 में अपने सबसे बड़े दुश्मन तल्फीराम को मौत के मुंह में पहुंचाने से 2 साल तक चैन से नहीं सोया।
यहाँ का व्यक्ति बाई नेचर बहुत रिबेलियंस है। दूसरा ये यहाँ का जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वो उससे मानसिक रूप से वो इतना वो त्रस्त कहा जाए या मानसिक रूप से उतना ज़्यादा सेटल है उसके अंदर कि वो बहुत ज़्यादा बदला लेने में विश्वास करता है। तो यहाँ पे आदमी खुद चाहता है कि कैसे भी हो उसको रिवेंज लेना ही चाहिए उसके अंदर। सबसे पहले पंडित तल्फीराम और उसके रिश्तेदारों का सफाया हुआ। पंडित तल्फीराम के बेटे नेतराम की भी लाश बरामद हुई। इसके बाद उनके घरों और खेतों को आग लगा दी गई। यहां तक मानसिंह बदले की आग में जल रहा था, लेकिन इसके बाद मानसिंह के गैंग ने अपना रास्ता बदला। लूट और पकड़ से हासिल रकम को इलाके में गरीबों और विधवाओं को मदद के लिए दिया जाने लगा। यानी जो मानसिंह अब तक चंबल में बायस बन गया था, आतंक का, खौफ का, अब वो बड़े भाई के तौर पर दिखने लगा। यानी चंबल में लोग उसको अब रॉबिनहुड मानसिंह या बागी मानसिंह कहते हैं। चंबल में अपने दुश्मनों की लाशों का ढेर लगाने के साथ साथ मानसिंह का गैंग अपराध की ओर भी बढ़ चला। वो इलाके के धनी लोगों के लिए एक बड़ा आतंक बन गया। आगरा से इटावा तक गैंग ने इतनी दहशत मचाई कि इलाके का कोई भी आदमी मानसिंह के गैंग के खिलाफ गवाही देना तो दूर, शिकायत करने का हौसला भी नहीं जुटा सकता था। अब शातिर दिमाग मानसिंह चंबल का जिंदा प्रेत बन चुका था। पुलिस को मानसिंह के लोकेशन की खबरें तो मिलती रही, लेकिन गैंग का मिलना मुश्किल हो गया। पुलिस ने मानसिंह गैंग को एनिमी नंबर 1 यानी के E1 का कोड दिया। जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसका नाम रखा ऑपरेशन मानसिंह। इस ऑपरेशन में पहली बार मुठभेड़ मानसिंह के गांव के पास ही हुई। इस एनकाउंटर में पुलिस का सारा गोला बारूद खर्च हो गया, लेकिन मानसिंह का बाल बांका तक नहीं हुआ। इसके बाद मानसिंह गैंग ने पुलिस के मुखबिर की सरेआम हत्या की और हत्याओं का दौर चरम तक जा पहुंचा। धोखा देना बागी का शैतान वो नहीं था, मन नहीं होता था। अगर किसी ने धोखा दिया, संभव थे आपको बागी मानसिंह जी के संबंध में बताया होगा कि मानसिंह जी ने मुखबिर लोगों को कभी इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो हमको जब धोखा दे सकते हैं तो समाज को भी धोखा देंगे, क्षेत्र के लोगों को भी धोखा दें। चंबल को काबू में कर चुके मानसिंह ने चंबल की आवाम को भी काबू में कर लिया। मानसिंह अब अपनी ताकत बढ़ाता गया, खौफ बढ़ाता गया, आतंक बढ़ाता गया।